Welcome back student again in my YouTube channel. Today we will start a new chapter, economic reform since 1991 or new economic policy which was adopted after 1990s. जो 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, जो हमारे पास बूस्ट अप हुआ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, इन लास्ट चैप्टर आपने स्टडी किया पूरा. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी three main points: meaning of economic reform, element of NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट पढ़ेंगे, एंड ए पार्सल ऑफ LPG. जो LPG पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो हमारे पास मीनिंग आता है, एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब डायरेक्टली ये होता है कि ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगे, नथिंग एल्स. अब इसी को वर्ड्स में डिफाइन करना है, तो आप डेफिनेशन देखें. इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको एक्सीलरेट, तेज गति से बढ़ाने के लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी का सेट तैयार किया जाता है वही इकोनॉमिक रिफॉर्म है. तो आपके पास ये इसका डिफाइन होगा. In 1991, the government of India initiated a series of economic reform to pull the economic आउट ऑफ क्राइसिस. 90s, जो 90s के क्राइसिस थे, वहां हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ विद इन वीक, एक वीक के पेमेंट के लिए बचा था. काफी खराब स्थिति हो गई थी. तो वहां से हमारी इकोनॉमी को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे जो रिफॉर्म थे वो किए. इसका मतलब जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी उसको कंप्लीटली हटा दिया गया और उसकी जगह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया. और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को किस नाम से जानते हैं? LPG भी बोल सकते हैं. हियर इन डायग्राम यू आर सीइंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो ये आपकी NEP 1991 के नाम से जानी जाती. दीज रिफॉर्म कैम टू बी टेकन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. दीज थ्री ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ NEP. तो इस NEP के तीन जो ब्रॉड कंपोनेंट रहे, पहला L फॉर लिबरलाइजेशन, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंस. पहले आपके पास लाइसेंस वाला जो सिस्टम चलता था इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के अंडर में, उसको खत्म किया गया. और अब लिबरलाइज मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना चालू किया विदाउट लाइसेंस. सेकंड है द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन. मतलब जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर थे उनको प्रमोट करने के लिए कई तरीके के लालच दिए गए, जैसे लाइसेंस हटा दिया गया, फिक्स जो क्वेटा था उसको हटा दिया गया. थर्ड है द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इंटरनेशनल ट्रेड में पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, मतलब इंपोर्ट को कम से कम करना. अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फ्रीली अलाउ कर दिया गया. तो ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो पहले सरकार की इजाजत से करना होता था उसको भी खत्म किया गया. दस LPG वॉज द सेट ऑफ रिप्लेस LQP इन 1991. जो आपके पास पहले का जो सिस्टम था LPG को अब एडप्ट किया गया उसके बाद. नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ द NEP. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो थ्री मेन कंपोनेंट आपने पढ़े वो कौन से? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो थ्री मेन एलिमेंट आपके पास फ्लो चार्ट में बताए गए. वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट आता है लिबरलाइजेशन. अब देखो, लिबरल होने का मतलब है छूट देना. लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय गवर्नमेंट. मतलब बिना गवर्नमेंट के किसी भी कंट्रोल के, वो फिजिकल कंट्रोल हो या फिर आप और डायरेक्ट कंट्रोल की बात करें, उसके बिना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. मतलब अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो था वो कम हो गया प्रोडक्शन सेक्टर में. तो इसके कुछ जो पॉइंट्स है, नंबर वन है प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन प्राइवेट एंटरप्राइज. प्राइवेट जो इन्वेस्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन पे कई सारे बैरियर थे अंडर इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. These includes इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम. इनमें एक इंडस्ट्री का लाइसेंस सिस्टम था, प्राइस कंट्रोल था, फाइनेंशियल कंट्रोल था, ऑन गुड्स इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होते थे, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल था, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेस. तो इन पे भी इन्वेस्टमेंट के ये जो सारे कंट्रोल थे ये
लिबरलाइजेशन से पहले, मतलब 1991 से पहले थे, तो इन सबको रिमूव किया गया। Second, it was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these control. मतलब ये गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस रहा था कि ऐसी जो भी सेवरल जो रिस्ट्रिक्शन थे, शॉर्टकमिंग हैड इमर्ज इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंट्रोल। मतलब इन कंट्रोल्स के चलते हुए हमारी जो इकोनॉमी थी वो फुल्ली फ्लोराइज नहीं हो पा रही थी, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड शॉर्टकमिंग। थर्ड पॉइंट आता है दीज कंट्रोल हैव गिवन राइज टू करप्शन। ऐसे कंट्रोल ने करप्शन को जन्म दिया। जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था वहाँ करप्शन बहुत हो गया। सरकारी कर्मचारी जो थे वो अपने काम में नेग्लिजेंसी दिखाने लगे, अंडर डिले काम लेट होने लगा, अनड्यूड डिले एंड इनएफिशिएंसी, और वो इनएफिशिएंसी दिखाने लगे। हियर कम इन द बॉक्स व्हाई कंट्रोल्स आर इम्पोज्ड आफ्टर ऑल। कंट्रोल क्यों इम्पोज किए गए? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस कंट्रोल वर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट विद द व्यू। जो गवर्नमेंट ने 1991 से पहले कंट्रोल लगाए प्रोडक्शन सेक्टर में, क्यों लगाए गए? पहला, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज, मतलब प्राइवेट मोनोपोलीज को चेक करने के लिए। दूसरा, मिनिमाइज द होल्ड ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्स, कि जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउस थे इंडिया के उस टाइम काफी कम थे, उनका जो होल्ड है पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वो कम करने के लिए। ठीक, यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन है। सम बैंक्स वर नेशनलाइज इन 60s, 1960 में कुछ बैंक का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, बिकॉज दीज वर ओन्ड बाय द बिग इंडस्ट्रियल हाउस, क्योंकि ऐसे बैंक कुछ बड़े उद्योगपतियों के थे, who would use banking funds primarily to meet their own financial need, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम के फंड को अपनी प्राइमरी नीड के लिए इस्तेमाल करते थे। तो गवर्नमेंट ने उनका क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया था, जिससे कि प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर थे उनका कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम से खत्म हुआ। अब अपने पास फोर्थ पॉइंट आता है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब हमारी जीडीपी जो ग्रोथ थी वो शार्पली डाउन होने लगा था, रादर देन लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम। और अपना जो कॉस्ट सिस्टम था वो भी हाई लेवल पे पहुंच गया था, जबकि होना क्या चाहिए था? लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए था, कैम इनटू बीइंग। तो दीज आर द पॉइंट्स, ये हमारे जो पॉइंट्स थे, नोटेबल जो ऑब्जर्वेशन थे जो लिबरलाइजेशन से पहले थे और लिबरलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस हुए उनको समझने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स, इन फैक्ट्स को अगर आप देखेंगे, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वॉज कंसिडर्ड एज द की कंपोनेंट। तो ये की कंपोनेंट रहे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। ग्रेटर रिलायंस वॉज टू बी प्लेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेज। अब 1991 के बाद जो ग्रेटर रिलायंस था वो प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया गया, मतलब अब मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई पे। इससे पहले क्या था? गवर्नमेंट के ऊपर था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, रादर देन द चेक एंड कंट्रोल। पहले गवर्नमेंट के जो चेक और कंट्रोल थे उनको हटाया गया। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर दैट हैड अचीव्ड रैपिड ग्रोथ ड्यू टू लिबरलाइजेशन। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ कंट्री थे, जैसे एग्जाम्पल कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन्होंने भी ऐसा ही किया था, बिल्कुल कंट्रोल खत्म किया और लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और ड्यू टू द इम्प्लीमेंट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन कंट्री में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, इनका जीडीपी ग्रोथ शार्पली बढ़ने लगा। दैट इज वाई तो इंडिया ने भी ऐसा ही अडॉप्ट किया। वर कंसिडर्ड एज वर्थली एंड इमुलेशन, मतलब इन कंट्रीज के अच्छे रिजल्ट देख के हमने भी उसको अडॉप्ट किया। बॉक्स में दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है विद लिबरलाइजेशन एज द की कंपोनेंट है, वर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मार्केट फोर्सेस वुड ड्राइव द इकोनॉमिक टूवर्ड द पाथ ऑफ कॉम्पिटिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये माना गया कि ये जो लिबरलाइजेशन है ये हमें कॉम्पिटिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा। इस अजम्पशन पे इसको अडॉप्ट किया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। अब हमें देखना है कि जो लिबरलाइजेशन था इसके अंतर्गत किन रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया। तो यहाँ पॉइंट है नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। सबसे पहले देखेंगे कि इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुआ है। लिबरलाइजेशन वर्चुअली इम्प्लाइड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
फॉलोड ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ इट हैपेंड भी, ये किस तरीके से। पहला, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। पहला जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में था कि इंडस्ट्री को लाइसेंस लेके ही खोला जा सकता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के लिए, तो उस लाइसेंस का एबोलिशन हो गया कि नाउ द इंडस्ट्रीज नीड नॉट टू टेक एनी लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन न्यू इंडस्ट्री। इन जुलाई 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस। अब पहले अपने पास 1956 का जो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजुलेशन चलता था, अब 91 में नया इकोनॉमिक पॉलिसी जो रेजुलेशन आया, इट एबोलाइज्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्री, मतलब 5 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सभी में लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। तो 5 इंडस्ट्री कौन सी थी जिनमें लाइसेंस जरूरी था अभी भी? लीकर, एक तो शराब वाली, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, सुरक्षा वाले उपकरण बनाने वाली इंडस्ट्री, एंड एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक सामग्री बनाने वाली इंडस्ट्री है, एंड डेंजरस केमिकल्स वाले। तो 5 कैटेगरी में तो अभी भी लाइसेंस लेने होते हैं, बट बाकी सभी में लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। सेकंड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर का पहले बोलबाला था उस सबको खत्म किया गया। किसमें? न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस। तो पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी, पहले ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उसको कम किया गया फ्रॉम 17 to 8। पहले 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी कि इस पे सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस वाले, और गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर सकता है। इसको कम करके 8 तक लाया गया कि नाउ 8 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। In 2010-11, the number of these industries was reduced merely to 2, और 2010-11 आते आते इसमें सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया, बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन हो गया। इसमें थी पहला एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। जो रेलवे और एटॉमिक एनर्जी ये दोनों अभी भी प्राइवेट में है, और डिफेंस जो इक्विपमेंट वाला है इसके कुछ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर दिया गया है, इसीलिए उसका नाम यह नहीं है। नंबर 3 पॉइंट आता है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। जो प्रोडक्शन एरिया का रिजर्वेशन था उसको भी डी रिजर्वेशन कर दिया गया। कैसे? मैनी प्रोडक्शन एरियाज वर अर्लियर वर रिजर्व फॉर एसएसआई, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ एरिया को रिजर्व किया गया था कि उस एरिया में बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। ऐसा क्यों किया गया था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए। बट 1991 में इसको भी रिमूव कर दिया गया। ये ईयर याद रखना है, 1991 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे कितने सारे रिफॉर्म हुए। नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, तो जो डी रिजर्वेशन था एरिया में भी डी रिजर्वेशन किया गया। इसका मतलब था अब नई जो इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, वो ऐसे एरिया में भी उनका लोकेशन हो सकता है जहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पहले रिजर्वेशन था। वर डी रिजर्व्ड, फोर्स ऑफ मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई को अलाउ कर दिया गया, फ्रीली छूट दी गई, रादर देन द डायरेक्टिव पॉलिसी। पहले जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम करना है, अब वो हटा दिया गया, मतलब अब टोटली मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड था। नंबर 4 एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब पहले जो प्रोडक्शन क्वेटा था वो फिक्स था कि द प्राइवेट इन्वेस्टर जो थे कैन नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड द लिमिट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो लिमिट फिक्स किया था उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, तो अब वो रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ रिमूव किया गया। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज लिंक्ड विद लाइसेंस, लाइसेंस से लिंक था। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। तो अब वो जो इंडस्ट्री थी वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी। What to produce and how to produce, how much to produce was now a matter of producer choice। तो what to produce और how to produce जो मैटर थे ये प्राइवेट ओनर जो प्रोड्यूसर थे उनके खुद के डिसीजन थे, पहले गवर्नमेंट के डायरेक्शन से होते थे, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। तो इसका मतलब अब जब प्राइवेट लोगों के हाथ में आ गए डिसीजन, तो उनका डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई पे। तो ये भी इंडस्ट्रियल जो रिफॉर्म था। नंबर 5 जो आता है, ये लास्ट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है, फ्रीडम टू इंपोर्ट
कैपिटल गुड्स। अब ये फ्रीडम दी गई कि आप कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, सिर्फ उन्हीं चीजों का इंपोर्ट होता था विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन अवर कंट्री, और अगर उनको कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं तो उनका प्रोडक्शन महंगा होता था, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी हटाए गए। लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद द व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। मतलब अब जो इन्वेस्टर थे वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी और रोबोटो टेक्नोलॉजी उसको इंपोर्ट कर सकते थे। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो अब प्राइवेट इन्वेस्टर को जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट करने के लिए कैपिटल गुड्स का टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं थी। एग्रीमेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट को। तो दीज आर द 5 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म अंडर एनईपी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो रिफॉर्म में पहला था एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर को कम किया गया उसके रोल को। थर्ड, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। और फिफ्थ, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। नाउ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किए गए जिनमें बैंकिंग सिस्टम में कई रिफॉर्म थे, इसको पढ़ते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपके बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं। सेकंड, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आता है। थर्ड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। ठीक। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। तो प्रायर टू 1991 से पहले आरबीआई इनको कंट्रोल करके चलता था। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई। अब लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी में आया एनईपी में, उसके तहत आरबीआई का रोल भी काफी चेंज हुआ। फ्रॉम अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले ये रेगुलेटर का काम करता था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करके चलता था आरबीआई। अब ये फैसिलिटेटर हो गया, मतलब इनको अलग काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोवाइडर बनाया गया आरबीआई को। ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर एज अ रेगुलेटर द आरबीआई प्रायर टू लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन से पहले, वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट। आरबीआई खुद इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था। स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक के लिए स्ट्रक्चर तैयार करना, बट एज अ फैसिलिटेटर। बट जब इसको फैसिलिटेटर बना दिया गया आफ्टर लिबरलाइजेशन, द आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो अब उसको फ्री प्ले वाला जो रोल था ये प्रोवाइड करना था एज अ फैसिलिटेटर टू द इन्वेस्टर या इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको। एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। और इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर जो प्रायर टू रिफॉर्म जो थे आरबीआई डिसाइड करता था, अब उसको कमर्शियल बैंक के हाथों में छोड़ दिया गया। नाउ कंपटीशन जो था रादर देन कंट्रोल, कंपटीशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ जो अपने कंपटीशन थे, रूल्स थे, डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस था, इन सबको इजी बना दिया गया, मतलब कंट्रोल हटा के कंपटीशन में ला दिया गया। यहाँ बॉक्स आता है, इसको पढ़ लेते हैं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन देयर हैज बीन सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई का रेगुलेटर से फैसिलिटेटर रोल बनाया गया। ये बात है आपको याद रखनी है, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। सेकंड है, नाउ मार्केट फोर्सेस रादर देन कंट्रोल डिसाइड द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। अब इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर कमर्शियल बैंक के पे डिपेंड था, वो डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं। फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स। अब फ्री प्ले जो था मार्केट फोर्सेस का, लेड द इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम आगे आया। जब ऐसी छूट मिली तो कई प्राइवेट बैंक खुलने लगे, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इंडियन जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें इंडियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो तो थे इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बट कुछ विदेशी बैंकों ने भी एंट्री लिया। लिबरलाइजेशन हैज ऑल्सो अलाउड एफआईआई। अब लिबरलाइजेशन के अंडर में एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट था
इसको अलाउ कर दिया गया कि अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकती है इंडियन इकोनॉमी में, टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। एग्जाम्पल FII जो था, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स, ये 3 चीजें इसका एग्जाम्पल के रूप में देखी जा सकती हैं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन दीज चेंजेस फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया हैज शोन अ मल्टी डायमेंशन ग्रोथ। और इन सभी चेंजेस के बाद इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर ने मल्टी डायमेंशन ग्रोथ को शो किया एंड इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। और इंडियन जो इकोनॉमी की ग्रोथ में इनका जो रोल था सिग्निफिकेंट, बड़ा महत्वपूर्ण रोल सामने आया। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट, फिस्कल रिफॉर्म्स। तो हमने इंडस्ट्रियल जो सेक्टर रिफॉर्म आपने देखे हैं, फिस्कल जो रिफॉर्म थे इसमें करते, फिस्कल जो पॉलिसी होती है, फिस्कल रिफॉर्म रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है और जो एक्सपेंडिचर है, इससे रिलेटेड जो पॉलिसी, इट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो जो 1991 से पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वाली, और आफ्टर 1991 इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म किए गए। टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म। तो यहां पे जो टैक्स रिफॉर्म थे हमारे, ये इसका मेजर प्रिंसिपल कंपोनेंट था कि टैक्स को कैसे वसूल किया जाए। जो भी टैक्सेशन पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसमें बदलाव किए गए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 2 तरीके हैं। ब्रॉडली टैक्सेस आर क्लासिफाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो कि जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स बिकॉज यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स टू अदर पर्सन, कि जिसकी इनकम एक्सीड करेगी एक लेवल से उसको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। जो प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के उस टैक्स को कंज्यूमर से वसूल कर लगता है। जैसे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जीएसटी का बर्डन आगे शिफ्ट किया जा सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्ट ऑन टू अदर्स, जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स इसके एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। वन हु पेज सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ इट। तो जो टैक्स देता है उसी को इसका बर्डन, उसका भार टैक्स पे करने वाले के ऊपर ही होता है। इनडायरेक्ट टैक्स लाइव्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। आर दोज टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर। अब इसका बर्डन जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि गुड और सर्विसेज पे लगता है, तो ये कस्टमर पे, कंज्यूमर पे इसके बर्डन को शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल में आता है जीएसटी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जीएसटी इज द काइंड ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ ऑफ देम, ये नन ऑफ दिस। तो एग्जाम वन हु पे सच अ टैक्स, जो इसका टैक्स देता है वो क्या होता है? एग्जाम्पल है शॉपकीपर पेइंग जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टू द गवर्नमेंट कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ दिस टैक्स ऑन टू द फाइनल बायर। तो एक शॉपकीपर या प्रोड्यूसर अपने टैक्स के बर्डन को आगे शिफ्ट करता जाता है और फाइनली इसका बर्डन जो फाइनल बायर या कंज्यूमर होता है उस पर जाके पड़ता है। तो जैसे ही टैक्स बजट में, गवर्नमेंट बजट आता है, अगर उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाता है तो उसका बर्डन कंज्यूमर पे होता है। अब फिस्कल पॉलिसी के लिए जो यह पैराग्राफ दिया गया है इसको देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर टू द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ पॉलिसी दैट सीक्स टू अचीव द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। मतलब इस पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, मतलब अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में बैलेंस बिठा के। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट नीड टू चेंज द टैक्सेशन पॉलिसी ईच एंड एवरी ईयर। हर बजट में कोई ना कोई टैक्स वसूल करने के कुछ जो होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। जो अपना बजट सेशन आता है फरवरी मार्च, उसमें आप देखेंगे हर बार टैक्स कहीं बढ़ाया जाता है, कहीं घटाया जाता है। वो ड्यू टू अचीव द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी होता है, मैनेजिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां मैं शॉर्ट में बता दूं, जो बजट होता है हमारा, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले तो प्रीवियस ईयर का लेखा जोखा एक्सप्लेन करता है
संसद में, हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी पिछले साल क्या हुआ, कितनी इनकम हुई, उसके बारे में वहां क्वेश्चन आवर्स भी होते हैं, उसमें ऑपोजिशन क्वेश्चन पूछता है। और ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर, वो न्यू ईयर जो अपकमिंग ईयर है उसके लिए एक नया बजट बताता है कि ये हम चेंजेस इसलिए लेके आए क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये देखा है। तो ये फिस्कल जो रिफॉर्म हुए उसमें ये टैक्स के बारे में हमने पढ़ा है। या जीएसटी आ रहा है, जीएसटी को हम सेपरेट पढ़ेंगे, ये आपके कोर्स में एडेड है, दैट इज वाई मैं इसको भी अवॉइड कर रहा हूं। प्रायर टू द लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इवेसिव। मतलब पहले जो लिबरलाइजेशन से पहले इंडियन जो इकोनॉमी में टैक्सेशन सिस्टम था ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब लास्ट जो साल 2 साल पहले जीएसटी है इसने तो बड़ा इजी बना दिया, ठीक। हालांकि ओपोजिशन जो पार्टियां विरोध करती हैं, बट जीएसटी तो आना चाहिए था बहुत पहले, लेट आया। फियरिंग अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफन इवेड टैक्सेस। मतलब 1991 से पहले हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड था, उसका हैवी बर्डन था, उसके डर से काफी लोग टैक्स देने को अवॉइड करते थे, मतलब टैक्स की चोरी करते थे, सोचते थे न दिया जाए। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैव बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेट। अब 91 के बाद में इसको सिंप्लीफाइड और मॉडरेट बनाया गया भी। गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती है उसको बड़ा सिंपल बना दिया गया, और आजकल तो ऑनलाइन हो चुका है, इजीली आप ऑनलाइन टैक्स पे कर दें, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। दिस हैज रेज्ड टैक्स कॉम्प्लियंस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट ने टैक्सेशन को काफी सिंप्लीफाइड और मॉडरेट किया तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था जो टैक्स के जरिए आता था, अब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू 2 तरीके से आता है, एक तो टैक्स और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू जो था वो इजीली आने लगा, वो इंक्रीज होने लगा। तो ये हमारे फिस्कल जो सेक्टर रिफॉर्म थे। नंबर 4 आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म आ गया इसमें एक तो, अब फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा भंडार, एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो फॉरेन ट्रेड था इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें जो चेंजेस आए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन 1991 विद द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपीज अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। सबसे पहले जो रिफॉर्म किया गया, ये एक अच्छी बात भी नहीं थी कि इंडियन जो रुपीज का था उसको डिवैल्यूड किया गया, मतलब इसकी वैल्यू को हमने इंटरनेशनल करेंसी से काफी कम कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो ये भी एक रिफॉर्म था, बट किसी भी करेंसी के लिए जब उसकी वैल्यू को डिवैल्यूड किया जाता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, बट हमको मजबूरी में ही करना पड़ा। अब व्हाट इज द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, ये अपकमिंग जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज वाला, वहां हम डिटेल स्टडी करेंगे। डिवैल्यूएशन इंप्लाई अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज। तो यहाँ इतना सा है कि जब भी डिवैल्यूएशन किया जाता है तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी इसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज डाउन हो जाता है। जैसे यूएस डॉलर के कंपैरिजन में और ब्रिटिश पाउंड के, जो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग चलता है उनके कंपैरिजन में हमने इसको काफी कम कर दिया। इंप्लाइंग दैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज देन बिफोर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि पहले से ज्यादा रुपए हम डॉलर और ब्रिटिश पाउंड के लिए देने के लिए तैयार है अगर आप डॉलर को और ब्रिटिश पाउंड को हमसे एक्सचेंज करते हैं। और इंप्लाइंग दैट यूएस डॉलर और द ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन इंडियन मार्केट। अब जो इंडियन मार्केट से पाउंड और यूएस डॉलर से ज्यादा चीजों को, गुड्स और सर्विसेज को खरीदा जा सकेगा। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी इंडियन जो इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में आने लगे। बाय द वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि जैसे हमने कम किया तो अब वो लोग, अमेरिका जैसे लोग जो पावरफुल करेंसी होल्डर है, वो ज्यादा चीजें इंडियन मार्केट से मंगाने लगेंगे। ठीक, या डिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है बॉक्स में, इसको देखते हैं। Devaluation implies lowering the value of our currency in relation to other currency. तो notable point है second. Consequently, a US dollar or a British pound can be exchanged for more rupees. अब ज्यादा रुपीज इससे एक्सचेंज हो पाएंगे। मतलब पहले $1 के लिए अगर आप 50 रुपीज देते तो अब 60-70 रुपीज देने के लिए तैयार है। थर्ड पॉइंट है implying that US dollar और अ ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट, कि अब वो इंडियन मार्केट में आके ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे,
क्योंकि हमने डिवैल्यूएशन कर दिया। लास्ट पॉइंट है इसका, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडियन इकोनॉमी। इससे क्या होगा, फॉरेन जो एक्सचेंज है वो इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ज्यादा आएगा। Followed by devaluation in 1991, the exchange value of the Indian rupees in the international money market or foreign exchange market was left to the free play of the market forces. अब जो 1991 के बाद एक्सचेंज जो वैल्यू था रुपीस का अदर करेंसी से, उसको मनी मार्केट में के फ्री प्ले पे छोड़ दिया गया। यहाँ फ्री प्ले का मतलब क्या है कि जो इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां पे इंडियन रुपीस की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। इसका डिटेल स्टडी फॉरेन एक्सचेंज जो है उस चैप्टर में किया जाएगा। मतलब यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां रुपीस की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, उस आधार पे इंडियन रुपीस की वैल्यू डिसाइड होगी। Presently, exchange rate is determined by the forces of supply and demand in international exchange market। तो यहाँ मैं रिपीट कर दूं, ये जो फोर्सेस है डिमांड और सप्लाई, ये हम करेंसी की डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करेंगे, किसकी डिमांड है, इंडियन रुपीस की डिमांड और सप्लाई। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी underwent a substantial changes in the wake of liberalization। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी काफी बदलाव आए अंडर दिस लिबरलाइजेशन पॉलिसी। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेट। अब जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो इंपोर्ट पे टैक्सेस लगे होते हैं, यहाँ भी इसको मॉडरेट कर दिया गया। पहले काफी हैवी टैरिफ लगे हुए थे, अब उसको काफी कम किया गया। रादर विड्रॉवन फ्रॉम मेनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यहां तक कि कई आइटम ऐसे थे जिनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे से टैरिफ मतलब टैक्स को रिमूव ही कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। इंस्टीड ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया जाता था प्रायर टू 1991, नाउ देयर इज द पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब कि अगर आप फॉरेन कंपनी से कंपटीशन कर सकते हैं, करके प्रोडक्शन जारी रख सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप अपनी इंडस्ट्री को शट डाउन करें। मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मिलने वाला प्रोटेक्शन था वो भी रिमूव कर दिया गया। मार्केट कॉम्पिटिशन हैज रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ क्वेटास एंड टैरिफ। जो मार्केट कंपटीशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया और क्वेटा ऑफ टैरिफ वाली पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया। एफिशिएंसी इन द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का जो बेंचमार्क था वो क्या सेट किया गया, एफिशिएंसी। मतलब इफ यू आर एफिशिएंट देन यू कैन सर्वाइव, नॉट सिंपली एक्सपेंशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अब अगर आप काबिल हैं तो आप सरवाइव कर पाएंगे। इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो भी अपने चेंजेस आए वो थे। अब साइलेंट फीचर ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन, इसका रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, इंपोर्ट क्वेटास हैव बीन एबोलिश्ड, इंपोर्ट क्वेटास हटे। दूसरा, इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो था इसको रिमूव कर दिया गया। एक्सपेक्ट इन केस ऑफ विच, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जहां बात आता है, ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है तो वहां लाइसेंस को रखा गया। वो जो पास था, वो जो सिगरेट था, शराब था या केमिकल, डेंजरस केमिकल या एक्सप्लोजिव वाले, वहां लाइसेंस रखा गया। थर्ड था, देयर इज अ मॉडरेट रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैव बीन विड्रॉन टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स के लिए जो कंपटीशन देने के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी क्या करा, विड्रॉ कर लिया गया। फिफ्थ पॉइंट, ब्रीफली, ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन इज टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन मार्केट विद द ग्लोबल मार्केट। मतलब लिबरलाइजेशन पॉलिसी का मतलब था कि इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेटेड किया जाए और फुल कंपटीशन पे चला जाए। अचीविंग ग्रोथ थ्रू द कंपटीशन रादर देन प्रोटेक्शन। तो पहले प्रोटेक्शन था, अब उसकी जगह कंपटीशन जैसे वर्ड आ गए। ऐसे चेंजेस हमारे किए गए।